स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 वंशागत का आणविक आधार। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रतिकृति, रिप्लिकेशन। इससे संबंधित क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हमेशा आते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो हुआ क्या कि जब वाटसन और क्रिक ने DNA का मॉडल दिया, कब? 1953 में। 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा जब DNA का मॉडल दिया गया, तो देने के बाद उन्होंने NCERT में लिखा है कि अब यह रोक पाना मुश्किल है कि DNA अपनी संख्या को कैसे बढ़ाता है। तो उन्होंने सबसे पहले प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन की थ्योरी दी और कहा कि DNA अपने आप को रिप्लिकेट करके अपनी प्रतिकृति बनाकर एक DNA से 2 DNA के सूत्र में बदल जाता है। अगर हम परिभाषा को तो देखते हैं कि DNA के दोनों रज्जुक, आप DNA के फिगर को देख रहे हैं, जो DNA के दोनों धागे हैं वह स्ट्रैंड या रज्जुक कहलाते हैं। अब क्या होता है, दोनों रज्जुक अलग होकर, फिगर में देख रहे होंगे कि यह DNA जो नीचे का हिस्सा पुराना है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, खुल रहा है ऊपर से, और नए उसमें रज्जुक बनते जा रहे हैं। क्यों बन रहे हैं नए रज्जुक? क्योंकि जो पुराने रज्जुक हैं, जो पुराने स्ट्रैंड है, वह एक छापे या एक मोहर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी साड़ी का प्रिंट अगर करना है तो एक लकड़ी का छापा होता है जिसको टेम्पलेट बोलते हैं। उसको जब कलर करके मारते हैं तो वह डिज़ाइन साड़ी के ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार DNA का जो पुराना सूत्र है, रज्जुक है, स्ट्रैंड है, वह नए स्ट्रैंड के लिए छापे का काम करता है और टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, जिससे उनके छाप के अनुरूप 2 नए रज्जुक का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है और धीरे धीरे यह जो पुराना DNA है वो सूत्र अलग हो जाता है और 1-2 नए DNA सूत्र का निर्माण होता है। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें ध्यान से समझिएगा। तो जो ये 2 नए DNA के सूत्र बने हैं, उसमें एक जो उसका रज्जुक है, स्ट्रैंड है, वह क्या है, पुराना है, ओल्ड है, जबकि जो दूसरा उसका DNA का स्ट्रैंड है, सूत्र है, वो क्या है, नया है। तो रिप्लिकेशन में यानी प्रतिकृति में जब DNA बनते हैं तो एक पुराने स्ट्रैंड को लिए रहते हैं, दूसरा जो है नए स्ट्रैंड को लिए रहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिकृति कहलाती है। ये वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में कहा गया, लेकिन उस समय वो प्रयोग से सिद्ध नहीं कर पाए। आगे चल के वैज्ञानिक मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल 1958 में एक प्रयोग किया और प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि जो ये DNA का जो प्रतिकृति है वह एक अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया है। अब उनका प्रयोग क्या था, देखते हैं। उन्होंने अपना प्रयोग ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई को अमोनियम क्लोराइड के संवर्धन माध्यम में यानी कल्चर मीडियम में रखा। अब इस बात को डिटेल में समझते हैं। ई कोलाई क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों के आंतों में पाया जाता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया गया। यह सामान्य अमोनियम क्लोराइड नहीं है। यहाँ पे जो N यानी नाइट्रोजन जो लिया गया है वह 15 एटॉमिक वेट का, यानी उसका परमाणु भार क्या है, 15 है। यह क्या है, एक सामान्य नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह 14 होता है। इसमें 15 होने के कारण यह अमोनियम क्लोराइड जो है इसका नाइट्रोजन भारी होता है। और जब इस कल्चर मीडियम में ई कोलाई को डाला गया तो होगा क्या, यह जो बैक्टीरिया के DNA होंगे वो जो अपने नए DNA बनाएंगे, यानी बैक्टीरिया जब लगातार विभाजित होगा, उसकी नई पीढ़ियाँ, अगली पीढ़ियाँ आती चली जाएंगी, तो उसमें जो नाइट्रोजनस बेस है, अगर हम DNA की संरचना की बात करते हैं तो DNA में जो उसका मुख्य इकाई जो होता है DNA के सूत्रकार रज्जुक का, वो होता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस से, शुगर से और फॉस्फेट से। तो जो नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन होता है वह यहाँ से DNA में चला जाता है, जिससे कि जो नए ई कोलाई बनते हैं उसके जो DNA है उसमें N14 की जगह N15 वाले नाइट्रोजन के परमाणु आ जाते हैं। अब होता क्या है इससे, यहाँ पे एक विशेष चीज़ आपको बता दें
कि यह भले हम समस्थानिक का प्रयोग कर रहे हैं नाइट्रोजन के, लेकिन यह जो अमोनियम क्लोराइड में जो समस्थानिक हम नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं यह रेडियो एक्टिव नहीं है। यानी इस नाइट्रोजन से N15 से अल्फ़ा बीटा गामा जैसी किरणें नहीं निकलती हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। संवर्धन के बाद DNA में 14N के स्थान पर 15N आ जाता है। हमने अभी समझा कि जब इस कल्चर मीडियम में ई कोलाई को डाला गया तो बाहर नाइट्रोजन होने के कारण ऐसा नाइट्रोजन जो N15 वाला है, तो N15 की वजह से सारे जो ई कोलाई के DNA में जो DNA थे वो N15 के आ गए, यानी उसका जो परमाणु भार था वो 15 हो गया, क्योंकि DNA न्यूक्लियोटाइड में N तत्व से बने होते हैं। जो DNA के न्यूक्लियोटाइड होते हैं यानी जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो नाइट्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ई कोलाई के DNA को अब सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता से अब केंद्रण करते हैं। अब होता क्या है इस बात को समझते हैं। जो ई कोलाई अब कई पीढ़ियों तक जब इस अमोनियम क्लोराइड के संवर्धन माध्यम में डाला गया तो सभी जो DNA थे वह क्या हो गए, भारी हो गए। क्यों? क्योंकि सभी में N15 वाला नाइट्रोजन आ गया। ई कोलाई अपने आप को 20 मिनट में विभाजित कर लेता है। उन्होंने क्या किया, मेसेल्सन और स्टाल ने, कि अब इन ई कोलाई को रखा किस में, एक सामान्य मीडियम में जिसमें सामान्य नाइट्रोजन रखा। तो जैसे 20 मिनट हुए तो नए DNA बने, नए ई कोलाई बने। तो जब नए ई कोलाई बने तो जिनके दोनों धागे भारी थे, भारी नाइट्रोजन वाले थे, उनमें से एक भारी रह गया क्योंकि पुराना था, और एक नया बना जो कि हल्के नाइट्रोजन का था। तो उन्होंने जब अगले 20 मिनट में देखा तो सभी क्या रहे, हल्के रहे। इस तरीके से उन्हें 3 प्रकार के DNA मिले। वो कौन कौन से DNA थे? एक ऐसे DNA जिन्हें भारी उन्होंने कहा जिसमें दोनों यानी DNA के दोनों रज्जु क्या थे, N15 और N15 थे, यानी दोनों DNA रज्जु में भारी नाइट्रोजन था। और संकर DNA या हाइब्रिड DNA उन्हें कहा गया जिनके एक रज्जु में तो भारी नाइट्रोजन है जबकि दूसरे रज्जु यानी स्ट्रैंड में क्या है, वो हल्के नाइट्रोजन का आ गए हैं। और जो तीसरा था वो लाइट DNA कहलाए। लाइट DNA वो होते हैं जिनके दोनों रज्जु में क्या थे, हल्के DNA आए। तब जब उनके DNA को सीजियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता, अब सीजियम क्लोराइड क्या है, इसको हम सामान्य भाषा में नमक कह सकते हैं। एक ऐसा नमक जो पानी के साथ घुल तो जाता है और पानी को क्या कर देता है, गाढ़ा कर देता है। और सीजियम क्लोराइड DNA की संरचना, इसका प्रयोग उन्होंने क्यों किया, क्योंकि सीजियम क्लोराइड DNA की संरचना को प्रभावित नहीं करता, यह DNA को बदलता नहीं है। तो उन्होंने उस ट्यूब में सीजियम क्लोराइड को लिया और उसमें इन तीनों प्रकार के DNA को डाल दिया। और जैसे इन DNA को डाल के क्या किया उन्होंने, अपकेंद्रीकरण। अब होता क्या है, जो अपकेंद्रीकरण होता है कि उस DNA को डाल के जब उस ट्यूब को हिलाया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, तो वो जो घूमने लगा तो DNA जो भारी थे वो नीचे आ गए, जो संकर थे, जो बीच में थे, न भारी थे न हल्के थे, वो बीच में आ गए, और जो हल्के थे वो ऊपर रह गए। आप फिगर में देख रहे होंगे तो नीचे जो ट्यूब दिखाई दे रही है उसमें बैंड है जिसमें लिखा है कि ये नाइट्रोजन 15-15 वाले हैं, वह 15-14 का है, और लास्ट में जो दिखा गया है वह नाइट्रोजन 14-14 का ऊपर ही है। तो सबसे ऊपर कौन सा है, नाइट्रोजन 40-40 वाला, फिर बीच में नाइट्रोजन 15-40 का, और लास्ट में क्या है, नाइट्रोजन 15-15 का। ये 3 बैंड प्राप्त होते हैं, जिससे पता चल गया कि जो पहली पीढ़ी में सभी जो ई कोलाई थे वो भारी DNA के थे। जब 20 मिनट बाद वालों को देखा गया तो उसमें क्या थे, संकर थे, हाइब्रिड थे, जिसमें आधे N15 के आधे N14 के थे। जबकि जब लास्ट में 80 मिनट के बाद देखा गया तो N14 यानी सभी हमको हल्के DNA प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि जो एक पुराने रज्जुक होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं, उसी को देख के DNA में नए रज्जुक का निर्माण होता है, और यह एक अर्धसंरक्षी प्रक्रिया है। उनके इस प्रयोग के बाद मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल के बाद एक और वैज्ञानिक थे, टेलर।
टेलर और उनके सहयोगियों ने भी उसी सन यानी 1958 ईस्वी में अपने प्रयोग किया और उन्होंने भी सिद्ध किया कि जो डीएनए की प्रतिकृति है वह अर्धसंरक्षी प्रक्रिया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेडियोएक्टिव थायमिडीन को लिया। थायमिडीन क्या है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसमें जो नाइट्रोजनस बेस है क्या है, थायमीन है। थायमिडीन को लिया और वो अभी कैसे, रेडियोएक्टिव, यानी उसमें जो भी हाइड्रोजन डाला, टाइट्रियम लिया या फास्फोरस रेडियोएक्टिव लिया या सल्फर रेडियोएक्टिव लिया, उनको जब इस थायमिडीन में डाल दिया तो इससे अल्फा बीटा किरणें निकल गई। उन्होंने अपना प्रयोग वीसिया फाबा, वीसिया फाबा क्या होता है, वीसिया फाबा एक प्रकार की सेम है जिसको हम बीन्स कहते हैं, आप फिगर में देख रहे हैं। इसकी जड़ों की कोशिकाओं को लिया और रूट की जो सेल्स थी उनको लिया और उसको किस में रखा, थायमिडीन, रेडियोएक्टिव थायमिडीन में रखा। और जब उन कोशिकाओं में थायमिडीन चला गया और फिर उसको सामान्य मीडियम में रखा गया और जब वह कोशिकाएं विभाजित हुई तो उसमें जो पुराने थे वो तो रेडियोएक्टिव रज्जुक थे और जो नए रज्जुक बने अब उसमें जो थायमिडीन था वो सामान्य था, वो रेडियोएक्टिव नहीं था। और जब उसका उन्होंने ऑटो रेडियोग्राफी यानी उससे अल्फा बीटा गामा जो किरणें निकल रही थी उसके साथ जब एक्स फिल्म में उसकी फोटोग्राफ्स लिए गए तो देखा क्या कि उसमें से एक जो स्ट्रैंड था डीएनए का वह क्या था, रेडियोएक्टिव है, जबकि दूसरा क्या था, सामान्य था। तो उस टेलर के भी प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि जो प्रतिकृति होती है, रिप्लिकेशन होता है, वह क्या होता है, अर्धसंरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।